हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे सीडीपीओ डेली टारगेट और 11 जेपीएससी दोनों का डेली टारगेट का बात करेंगे। 11 जेपीएससी का डेली टारगेट तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन सीडीपीओ का आज पहला दिन होगा ये टारगेट का। जैसा कि पता है कि डेट अनाउंस हो चुका है पीटी मेंस इंटरव्यू सीडीपीओ के लिए। तो सारा फोकस अभी हम लोग का रहेगा प्रीलिम्स पर, क्योंकि सीट काफ़ी कम है। तो पीटी थोड़ा सा अच्छा खासा टफ होगा। तो सबसे ज़्यादा फाइट आपको प्रीलिम्स में करना। अगर एक बार आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो बहुत अच्छा चांस रहेगा कि आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर थोड़ा सा सही तरीके से फॉलो करेंगे। लेकिन अभी सारा ध्यान आपका प्रीलिम्स पर होना चाहिए, तो मेंस के लिए कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, बस प्रीलिम्स में लगना है। तो जो ये टारगेट आएगा तो आपके सारे पार्ट पर ही फोकस रहेगा। सिलेबस के जितने पार्ट है धीरे धीरे फोकस किया जाएगा। तो और ये कंफर्म रहिए कि अगर आप डे 1 से टारगेट फॉलो करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और सब कुछ सिलेबस में कवर किया जाएगा। जिस तरह से हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स में कवर करते थे तो उसी तरीके से, बस ये चीज़ आप कितना 100% को फॉलो करते हैं। 30-35 दिन है हमारे पास, तो 35 दिन तक अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आपका कंफर्म रहिए कि अच्छा स्कोर हो जाएगा। और प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए। तो जो मैं टॉपिक दूंगा उसको पढ़ना है, और ये नहीं सोचना है कि अभी ये नहीं आया तो ये कैसे पढूं। तो सब कुछ आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सब कुछ टारगेट सब कुछ आएगा। तो शुरुआत हम लोग हिस्ट्री से करेंगे, उसके बाद साथ साथ में करंट भी चलता रहेगा। करंट आज शुरुआत है इसलिए आज करंट नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में करंट आएगा। ठीक है, करंट रेगुलर रहेगा। और जो मेंटल एबिलिटी है तो वो थोड़ा सा उसको आपको सेल्फ अपने अनुसार उसको 1-1.5 घंटा टाइम देना होगा। 2 घंटा उसके लिए आप रख लीजिए टाइम अपने लिए। जो है जहाँ से पढ़ना है जैसे पढ़ना है, बहुत सारे वीडियो है तो यूट्यूब से अगर देखिएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे चीज़ें। तो उसको आप अपने अनुसार रिजर्व कर लीजिएगा। वो टारगेट में नहीं आएगा, उसको आप खुद से करना है। जीएस का जो पार्ट है, करंट का जो पार्ट है, वो सारे आपके टारगेट में आ जाएंगे। तो आज पहला दिन है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ कि इस टारगेट को फॉलो अगर कर लेते हैं आप 35 दिन तक तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में रहेंगे। आपको सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। और एक से दो बार मैं टारगेट कोशिश करूँगा कि 2 बार मिनिमम आपका रिवाइज भी हो जाए। तो 35 दिन काफ़ी है, कम नहीं है। बस आपको काम यही करना है कि थोड़ा सा विश्वास रख के, और जितना मैं टारगेट दे रहा हूँ उसको कोशिश करना है कि फॉलो करने का। अगर 100% नहीं भी हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 80% भी हो रहा है तो ठीक है। बीच में किसी दिन गैप मिलेगा, उस दिन उसको भरपाई कर लेना है। बस कोशिश करना है कि फॉलो करने का बहुत अच्छा जॉब है। तो थोड़ा सा ताकत लगाना होगा, क्योंकि पोस्ट भी कम है, सीट कम है, तो ताकत तो लगाना पड़ेगा। 12-14 10-12 घंटा 14 घंटा जितना पढ़ सकते हैं 1 महीना पढ़ लीजिए, तो बहुत सही स्थिति पर आ जाइएगा। तो खैर अब चलिए देखते हैं कि टारगेट क्या है। तो टारगेट है एंशियंट। अभी हम लोग हिस्ट्री लिए, ठीक है। हिस्ट्री पता है, एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न स्वतंत्र संघर्ष पढ़ना है। तो शुरू किए हिस्ट्री से हम लोग टारगेट। तो एंशियंट में है सिंधु घाटी सभ्यता। और जो मैं टॉपिक देता हूँ बहुत ये मतलब एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस टॉपिक पर ध्यान दे के मैं देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान देना। जो टॉपिक दे रहा हूँ उस पर फोकस करना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद। अब जैसे है महाजनपद, तो महाजनपद में आपको सिर्फ एक चार्ट है लूसेंट, अगर आप देखिएगा तो एक चार्ट दिया हुआ है किसकी राजधानी कहाँ है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर सवाल आएंगे तो यही पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं बनता है सवाल। तो हम लोग प्रीलिम्स टारगेट है तो बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। अगर आप सोर्स का बात करें तो एक लूसेंट अच्छा बुक है, उसके साथ अगर घटना चक्र है तो साथ में आप देख सकते हैं, ठीक है। और घटना चक्र जब भी पढ़ेंगे तो एक ऐसे पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए कोई सवाल आप सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ रहे हैं, आप उसका कोई पॉइंट नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, और सपोज डैट कि वो पॉइंट आपको नहीं आता है, तो वहाँ तो अंडरलाइन करना ही करना है। एक अपने कॉपी बना लीजिए, ठीक है। उस पॉइंट को कॉपी में शॉर्ट में नोट कर लीजिए, ताकि जब लास्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने 2-3 दिन 1 सप्ताह पहले तो उस कॉपी को बार बार देखते हैं तो वो फैक्ट आपको याद रहेगा। और आपके पास ऐसा मुश्किल से 10 फैक्ट बनेगा, 10-12 पेज का, जो आपको बहुत काम देगा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जिनके पास घटना चक्र नहीं है वो क्या करें, तो अगर बहुत सारे मतलब ऑनलाइन भी आपको दिख जाएगा, कोई टेलीग्राम में हो सकता है, अपना भी टेलीग्राम में हो, या फिर कहीं और से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो फैक्ट नहीं आता है तो उसको अपने नोट्स जो कॉपी मैंने बताया उसमें जोड़ सकते हैं। तो जिनके पास नहीं है तो आप अगर नहीं खरीद सकते तो कोई दिक्कत नहीं है आपको।
अगर ऑनलाइन कहीं मिल जाता है, ठीक है, कोई टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। बस याद रखिए कि जो फैक्ट नहीं आता उसको नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। तो 2 सोर्स मैंने बताया आपको, लूसेंट तो मस्ट है और घटना चक्र मिल जाता है तो बेस्ट है। घटना चक्र का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आपको बहुत सारे पीवाईक्यू मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसके साथ एक्सप्लेनेशन रहता है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं कोई टॉपिक के बारे में तो मैक्सिमम चांस है कि सवाल आपके बन जाने चाहिए। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते, तो उसका टेंशन है नहीं, क्योंकि कट ऑफ उससे डिसाइड होता भी नहीं है। तो खैर, अब हम लोग टारगेट देखते हैं क्या है। तो एंशिएंट में है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध जैन धर्म, ठीक है। तो बहुत हाई लेवल में नहीं पढ़ना है, नॉर्मल ही सवाल रहते हैं। तो अभी जेपीएससी के फिल्म्स एग्जाम हुए तो देख सकते हैं पैटर्न। मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत एक टॉपिक दिया मैंने, ठीक है। इसका प्रशासनिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत में यूरोपीय आगमन, यूरोपीय आगमन में आपको सिर्फ ये देखना है कि कब कौन आया, कंपनी कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मतलब कहाँ था कंपनी, सूरत में कब लगा है ना, इस टाइप से फैक्चुअल चीज़ देखना है कि पुर्तगाली पहले को आया, डच आया, ये सब देखना है। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ, बस ये 2-3 फैक्ट आपको देखना है हर टॉपिक। तो ये मुश्किल से आधा घंटा का टॉपिक है यूरोपीय आगमन, ठीक है। समाज सुधार आंदोलन को भी बुक देखें तो एक चार्ट बना होगा, लूसेंट में भी होगा कि प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया, कब किया, बस इतना ही फैक्ट याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब स्वतंत्रता संघर्ष में एक टॉपिक मैंने दिया, आपका अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है, तो 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हुआ, ये सीडीपीओ लोग के लिए। और जिनका 11 जेपीसी मेंस है उनके लिए ये टॉपिक है कि एग्रीकल्चर साइंस में जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको करके आना है, ठीक है। और खोटा में जो साहित्यकार है, ठीक है, जो कवि है उनके बारे में, और उनमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कुमार शशि है, वी एन ओदार सर है, विनोद कुमार है, उनका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो शुरुआत में का आप जो 6-7 फोकस है वो ज़्यादा कीजिएगा, पांडे जी, ए के झा जी, विश्वनाथ दसवंधी राज, है ना। मतलब झा जी, पांडे जी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार सवाल आते हैं, तो इसको तो अच्छा से ही करना है। इसके बाद दसवंधी राज कर लीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद नागर कर लीजिएगा, शिवनाथ परमानी कर लीजिएगा, भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल वेरी इंपॉर्टेंट है, श्याम सुंदर महतो, लास्ट का 3 छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। और यही है टारगेट। उसके बाद फिर कल टारगेट आएगा। धन्यवाद।